तो स्टूडेंट, मैं आ गया कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण का अगला लेक्चर लेकर, लेक्चर 3 लेकर के। पिछले लेक्चर 2 में तक हमने बताया था कि जब कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण में क्रियात्मक समूह आ जाता है श्रृंखला में, तो किस तरीके से कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता था। तो कार्बन श्रृंखला के चुनाव में अगर किसी यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह अगर आ जाए तो कार्बन श्रृंखला का चुनाव कैसे करना चाहिए, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि जो है किसी यौगिक में किसी यौगिक में एक से अधिक कार्बन एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, तो अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो जनक श्रृंखला के रूप में उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जनक श्रृंखला के रूप में उस श्रृंखला का चुनाव करते हैं, उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जिसमें मतलब उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जिसमें जो है वह सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं जिसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह या युग्मबंध आ जाए, अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह या युग्मबंध या त्रिकबंध आ जाए। कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक क्रियात्मक समूह युग्मबंध मतलब डबल बॉन्ड या त्रिकबंध मतलब ट्रिपल बंध आ जाए। तो स्टूडेंट यहीं से कंफ्यूजन थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस चीज़ों को मैं लिख के बता रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सपोज दैट आपके सामने एक एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH3 CH2 CH और CH2 CH जो है 2OH और यहाँ से एक CH3 और यहाँ से फिर एक CH2OH। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है दो क्रियात्मक समूह OH हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह दो जगह पे यूज हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे यूज हुआ है, तो हमें जो कार्बन श्रृंखला लेनी है ऐसी कार्बन चुनाव करना है जनक श्रृंखला का जिसमें AB आ जाए और AB आ जाए। तो हमारा जो जनक श्रृंखला होगी वो ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे। जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक समूह लगा है COOH। और यहाँ पे एक अब ऐसी जनक श्रृंखला चुननी है जिसमें क्रियात्मक समूह भी आ जाए और जो है द्विबंध भी आ जाए।
तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो है ऐसा रहेगा। यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी 4 परमाणु, एक यहाँ पे 2, 3 और 4। और ये पहले वाले में जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 परमाणु, 5 परमाणु। तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक जो है क्रियात्मक समूह आते हैं तो जनक श्रृंखला का चुनाव इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आईपीएससी कार्बनिक यौगिकों के आईपीएससी नामकरण का तीसरा लेक्चर है, और आगे की सारी चीज़ें समझने के लिए या ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पिछले दोनों लेक्चर को देखना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देखिए, फिर इसके बाद तीसरा लेक्चर देखिए, तब और अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आ रही है बात की, अब हम पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि एल्केनों में जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करते हैं, एल्कीन्स में कैसे करते हैं, एल्काइंस में कैसे करते हैं, और अगर जो है उसमें क्रियात्मक समूह आ जाए तो कैसे जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से जनक श्रृंखला का चुनाव कर लेना है। अब हमें पढ़ना है जनक श्रृंखला का जो है नाम कैसे, जनक का नामकरण कैसे करते हैं, जनक हाइड्रोकार्बन के नाम की रचना। तो इसको लिख सकते हैं जनक हाइड्रोकार्बन के नाम की रचना। तो हालांकि मैंने पहले ही बताया था कि जो आईपीएससी नामकरण होगा किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामकरण होगा, सपोज दैट CH2 CH2 CH और CH3 और CH3 और यहाँ पे CH3। तो अगर ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक है तो इसमें इसके नामकरण में मैंने बताया था कि आपको 3 नामों की जरूरत होती है। एक पूर्वलग्न और एक जनक और एक अनुलग्न। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जनक का नामकरण करने के लिए हमें पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है। तो हमने जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करना होता है हमने इसको पढ़ा। अब हमें जनक का नाम कैसे करना है, नाम की रचना कैसे करना है, उसके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सपोज दैट किसी भी जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी होती है उसी के हिसाब से जनक हाइड्रोकार्बन के नाम की रचना होती है। तो इसको शॉर्टकट हम लोग समझ लेते हैं इस आरडी से। कार्बन परमाणुओं की संख्या मतलब जनक श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, और इधर उसका पूर्व लग्न क्या लगेगा, पूर्व लग्न उसके नाम के लिए क्या लगेगा। जैसे अगर एक कार्बन है तो मेथ लगता है, एक क्लास 10th में ही थोड़ा बताया जाता है, इस चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। 2 कार्बन परमाणु के लिए मेथ एथ लग जाएगा, 3 कार्बन परमाणुओं के लिए मेथ एथ प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्टा,
8 के लिए होता है 8, 8, 9 के लिए नॉन होता है नॉन, और 10 के लिए डेक होता है। तो इस सारणी का आप यूज करेंगे, तो इस सारणी को बना लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, अब ये वीडियो बनाने में मुझे जो है तीसरा लेक्चर बनाने में थोड़ा समय लग गया है। अब जो है मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आए, जिससे आपका जो है प्रिपेयरिंग है, तैयारी है, वो रुके ना, चलती रहे। तो इसमें सब हमें जो है एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, जनक श्रृंखला का जो अंकन करना है। जनक श्रृंखला में जो है कार्बन परमाणुओं का अंकन करना है, तो जो कि इम्पॉर्टेंट काम है, इसको और समझते हैं। तो जनक, इसको लिख लीजिए, जनक श्रृंखला का अंकन। तो आईपीएससी नामकरण करते वक्त हमें सबसे पहले जनक श्रृंखला का चुनाव करना होता है, फिर जनक श्रृंखला का चुनाव करने के बाद जनक श्रृंखला का अंकन भी करना पड़ता है। तो आओ कैसे करना पड़ता है समझते हैं। जैसे मान के लिख लीजिए कि हमें कोई एल्केन मिल गया, जैसे CH3 और CH, CH2, CH3 और यहाँ से CH3। एक एल्केन है। एल्केन इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें देखिए जो है एक्चुअली हर एक जगह का, हर एक कार्बन कार्बन परमाणु के बीच केवल सिंगल बंध है, एकल बंध है, और इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो एक एल्केन है, और एल्केनों को कहा जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन्स। तो इसमें सबसे पहले हमें आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है। तो हम जनक श्रृंखला के चुनाव ऐसे कर सकते हैं, मतलब सब हमें पता है कि ऐसी कार्बन श्रृंखला चुननी होती है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। तो 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं, तब भी 1 2 3 4 ऐसे आ रहे हैं, तब भी 4 ही मिल रही है। तो कहीं ना कहीं, और रही बात पार्श्व शाखा की, तो इसको ले रहे हैं तब भी पार्श्व शाखा एक मिल रही है, और ये श्रृंखला ले रहे हैं तब भी पार्श्व शाखा एक ही मिल रही है। तो इसका जो है हम जनक श्रृंखला सपोज दैट मान लेते हैं कि ये सीधी वाली श्रृंखला। तो अगर जब सीधी वाली श्रृंखला मान लिए, जनक श्रृंखला हमें पता चल गई कि जनक श्रृंखला ए है, तो अब इसमें अंकन कैसे किया जाता है। तो अंकन के लिए हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों मतलब एल्केन्सों में अंकन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका ये नियम है अंकन करने का कि उस सिरे से अंकन करना स्टार्ट करते हैं जहाँ से जो पार्श्व शाखा है या प्रतिस्थापी, जो भी है पार्श्व शाखा या प्रतिस्थापी, पार्श्व शाखा या प्रतिस्थापी जो है निकट हो, पार्श्व शाखा या प्रतिस्थापी निकट हो। तो ऐसे करते हैं। जैसे मान के चलिए हमने अंकन इधर से स्टार्ट किया, 1 2 3 4। तो यहाँ से अगर अंकन करते हैं तो जो पार्श्व शाखा ये वाली शाखा है, ये तीसरे नंबर पे आ रही है। और अगर मैं इसी चीज़ का ऐसे अंकन करता हूँ, CH3 CH CH2 CH3 CH3, अगर अंकन हम इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ से पार्श्व शाखा दूसरे नंबर पे आ रही है। तो हमने कहा कि एल्केन्सों में जनक श्रृंखला का अंकन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उस सिरे से
सिरे उस सिरे से अंकन करते हैं जिधर जिधर से पार्श्व शाखा या प्रतिस्थापी मतलब कि अगर यहीं CH3 है जो पार्श्व शाखा CH3 है और क्लोरीन लगा दिया जाए, मतलब एल्किल समूह को हटा करके कुछ दूसरा लगा दिया जाए, प्रतिस्थापी निकट हो, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना पड़ता है। फिर कार्बन श्रृंखला का चुनाव करने के बाद हमें जो है अंकन करना पड़ता है जनक श्रृंखला का। तो यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये गलत अंकन है, और सही अंकन ये है, ये सही अंकन है, सही अंकन। तो हमें इस तरीके से, इस तरफ से अंकन करना है, इधर से नहीं। तो इसको नोट करिए स्टूडेंट थोड़ा। अब यदि जो है कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक पार्श्व शाखा हो तो उस समय अंकन किस तरीके से किया जाएगा। तो लिख देते हैं, यदि कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक शाखाएं हो तो क्या करते हैं। अगर एक से अधिक शाखाएं हो तो उस सिरे से अंकन स्टार्ट करते हैं जिधर से जो है पार्श्व शाखाओं या प्रतिस्थापियों के अंकों का छोटा सेट प्राप्त होता है, कि अंकन के अंकों का छोटा सेट प्राप्त होता है। मतलब कैसे, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिख देते हैं, उस सिरे से अंकन करते हैं, जिधर से स्थान निर्धारण अंकों का छोटा सेट प्राप्त हो, जिधर से स्थान निर्धारण अंकों का छोटा सेट प्राप्त हो। स्टूडेंट इस तरीके से जो है पढ़ने में थोड़ा जो है समय तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हर एक नियम से पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसको पूरा वीडियो देखें और जो है और नियमित इसको पढ़ें, हर एक लेक्चर पढ़ें, तो अगर आप कार्बनिक यौगिकों के आपसी नामकरण को सीख जाएंगे तो फिर ये भूलेगा नहीं। बहुत ही ये सॉलिड चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है, इसको पढ़ने के लिए इसको पढ़िए। तो जैसे सपोज दैट हमारे पास मिल गया एक एग्जांपल, CH3 और इधर CH3 H और उसके बाद CH2 CH3 CH3 CH3।
तो एक कार्बनिक यौगिक हल्की धूप होना स्टार्ट हो गई है जो है, अभी तो खुले में ही वीडियो बना रहा हूँ जो है, तो बाहर का माहौल है। तो जो है यहाँ पर हमने कहा कि उस सिरे से अंकन, पहले तो हमें क्या करना है, हर वक्त हमें पहले क्या करना है, जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। तो जनक श्रृंखला का चुनाव हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जनक श्रृंखला का चुनाव हम कैसे करेंगे, तो सपोज दैट एक्चुअली CH3 CH2 CH3 तो सही है, और CH3 ठीक। हाँ तो देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए होता क्या है, जो H है ये एक्चुअली 5 शाखा नहीं है, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H जो है 5 शाखा में नहीं आता है, CH। तो यहाँ पे जनक श्रृंखला हम जब चुनेंगे तो अधिकतम कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला चुननी होगी। अधिकतम कार्बन परमाणु की संख्या क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5, या ऐसे 1 2 3 4 5, या तो ऐसे चुने 1 2 3 4 5। तो हमें वह श्रृंखला चुननी होती है जिस श्रृंखला में 5 शाखाएं अधिक हो। जैसे सपोज दैट हमने ऐसे सीधे 1 2 3 4 5 चुना, तो यहाँ पे एक शाखाएं 3 शाखाएं मिल रही। अगर हम ऐसे चुनते हैं 1 2 3 4 5, तब भी 1 2 3, तो ऐसी तब भी 3 शाखा मिल रही है, तो हम ऐसे भी शाखा चुन सकते हैं, या हम सीधे ही चुन ले, तो 3 ही मिल रही है तो हम सीधे ही जनक श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। अब जनक श्रृंखला का चुनाव करने के बाद हम अगर अंकन करते हैं, सपोज दैट हम इधर से अंकन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसको पहला नंबर है तो इसको नंबर 1 करना पड़ेगा, और एक कार्बन को 2 करना पड़ेगा, इसको 3 करना पड़ेगा, इसको 4 करना पड़ेगा, और इसको 5 करना पड़ेगा। अब हम इसको अंक सेट लिखते हैं। अंक सेट मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 शाखाएं एक से अधिक आई हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इधर से चलते हैं तो एक शाखा यहाँ, एक शाखा है, और इन दोनों का जो स्थान निर्धारण अंक है वो 2 2 है, तो 2 इसके इस शाखा के लिए भी, इस शाखा के लिए भी 2, और यहाँ पे जो शाखा CH3 गई उसके लिए 4। तो ये अंक सेट ऐसा प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसी कार्बनिक यौगिक का ऐसे करूँ, CH3 CH नहीं एक्चुअली CH2 CH3 और CH3 CH3, तो अगर इसका अंकन मैं इधर से करता हूँ सपोज दैट, तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे अगर अंक सेट लिखता मैं, अंक सेट, तो इधर से अंक सेट लिखना पड़ता है। तो पहला शाखा जो मिल रही है 2 नंबर पे मिल रही है, 2 3 4, 4 पे ही 2 शाखा मिल रही है, तो 4 इसके लिए भी, 4 इसके लिए भी। तो यहाँ का जो सेट हो रहा है, इस सेट में अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 10 आता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे केवल 8 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो जो ये अंक सेट है ये एक्चुअली बड़ा अंक सेट है, और ये अंक सेट छोटा है, तो हमें उस अंकन ऐसा करना होता है जहाँ पे छोटा अंक सेट प्राप्त हो। तो यहाँ पे ये सही अंकन है, ये जो है सही अंकन है, सही अंकन है, और ये गलत अंकन है, गलत अंकन। तो इस तरीके से हमें अंकन करना, तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए।
और स्टूडेंट, अगर सपोज दैट हमें कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा मिले जिसमें जो पार्श्व शाखाएं या प्रतिस्थापी हैं वो जो है सिरों से बराबर दूरी पे हो, तो कैसे हमें अंकन करना चाहिए? जैसे सपोज दैट जनक, यहाँ पे लिख देते हैं, जनक श्रृंखला में प्रतिस्थापियों की दूरी सिरों से बराबर होने पर, बराबर होने पर जनक श्रृंखला का अंकन हम कैसे करते हैं? तो उस समय जैसे मान के लिए बराबर कैसे होगी, जैसे CH2 और यहाँ पे हम लेते हैं क्लोराइड और यहाँ पे ब्रोमाइड। तो ये दोनों प्रतिस्थापी हैं। अगर मैं इधर से अंकन कर रहा हूँ, सपोज दैट 1 2, अगर मैं इधर से अंकन कर रहा हूँ, मान के चलिए मैं इसके पहले वाले नियम का फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अंकन करूँगा तो 1 2 3 4, जनक श्रृंखला तो ही मिलेगी 4। तो यहाँ पे जो अंक सेट मैं इधर से कर रहा हूँ तो 1 4 मिल रहा है। इधर से अगर करता सपोज दैट 1 2 3 4, तब भी मिलता 4 1 या 1 4 मिलता। तो ये दोनों का तो अंक सेट एक ही मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो जो है श्रृंखला का अंकन वर्णमाला के क्रम से करते हैं। अब लिख देता हूँ मैं, श्रृंखला का अंकन वर्णमाला के क्रम में करते हैं। तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट नियम होते हैं। अगर आप इसको मतलब नहीं पढ़ोगे तो आप जाओगे आईपीसी नामकरण करने, तो हो सके आप 1-2 यौगिकों का करो, लेकिन आपको कहीं कहीं दिक्कत महसूस होगी, आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ नियम जो होते हैं उस नियमों को जानने के बाद आप आईपीएससी नामकरण करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। तो इसमें जो है आपको कैसे करना पड़ेगा, अंकन करते हैं वर्णमाला के क्रम में। अब पहले आप देख लीजिए कि जो प्रतिस्थापी यूज हुई है, यहाँ पे एक ब्रोमीन यूज हुआ है, एक क्लोरीन यूज हुआ है। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन पहले आता है, तो यहाँ पे मैं Br क्लोरीन, और मतलब C बाद में आता है। तो यहाँ पे अंकन जो है इधर से करना है, ब्रोमीन की तरफ से। अगर सपोज दैट आपने अंकन इधर से कर दिया क्लोरीन की तरफ से 1 2 3 4, तो एक गलत अंकन होगा। और अगर आप सही अंकन करना चाहते हैं तो इसका CH2 Br Cl, और आपको अंकन ब्रोमीन की तरफ से करना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेट में पहले आता बी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में, इसलिए ये सही अंकन होगा। तो स्टूडेंट इस नियम को भी नोट कर लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH और उसके बाद CH2
CH3, यहाँ पे जुड़ गया CH2 CH3, यहाँ पे जुड़ गया CH3। तो स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल है, तो इसमें हमें दो शाखाएं मिली, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे CH3 को मैंने बताया था कि ये मेथिल इसको कहते हैं, मेथिल। और ये जो CH2 CH3 है, इसका मतलब ये C2H5 है, ये इसको हम लोग एथिल कहते हैं। एक्चुअली ये दोनों एल्किल होते हैं, एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। और एल्किल जिस तरीके से एल्केन का सूत्र होता है, एल्कीन का होता है एल्काइन का, उस तरीके एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1। मतलब कि अगर यहाँ पे एक लोगे आप तो इसी हिसाब से n की जगह पे एक रख के 1 2 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 2 रखोगे तो आपका यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, जिससे इसमें हुआ है। तो कार्बन परमाणु जैसे रखेंगे वैसे मेथिल बनेगा, एथिल बनेगा, प्रोपिल बनेगा। तो ये एथिल है, फिलहाल ये एथिल है और ये मेथिल है, और आपकी जनक श्रृंखला ऐसे है। तो एथिल है एथिल और ए मेथिल। तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में आप देखेंगे कि सबसे पहले एथिल आता है। तो यहाँ पे जो है जनक श्रृंखला का चुनाव ऐसे करेंगे, और एक्चुअली जनक श्रृंखला का अंकन ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इधर से करेंगे जो समूह जो पार शाखा जो है या जो प्रतिस्थापी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में पहले आता है, उधर पहले गिनती आनी चाहिए, उधर छोटी गिनती आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स वीडियो जो है अभी मैं जो है आधा घंटा करीब वीडियो बना ही रहा हूँ। तो स्टूडेंट अभी बहुत सी चीज़ें पढ़ानी है, जैसे ये जनक श्रृंखला का अंकन मैंने एल्केन्स में बताया, एल्केन्स में कैसे करना है। अभी एल्किन्स और एल्काइंस में जनक श्रृंखला का अंकन बताना है, और उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे और कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण को पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को देखिए, और ये लेक्चर 3 था, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को भी आप देख लीजिए आईपीएसी नामकरण के, जिससे आपको आईपीएसी नामकरण करना में कुछ सहायता मिल सके। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।